नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के या यूं कहे भारतीय राजनीतिक विचारकों में एक ऐसे राष्ट्रवादी, उसको आध्यात्मिक राष्ट्रवादी भी कह सकते हैं, ऐसे एक राष्ट्रवादी विचारक जिनका नाम है अरविंदो घोष। क्या नाम है? अरविंदो घोष। दोस्तों, ये बिंदु शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इन अरविंदो घोष के बारे में जो अध्ययन है उसका औचित्य क्या है। तो हम सबको ये भली भांति परिचित है कि जिस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था और उस समय हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, उन राष्ट्रवादी आंदोलनों में जो बढ़ चढ़कर जिन लोगों ने भाग लिया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो है जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, ये भी हो सकता है कि सीधे तौर पे जो है राष्ट्रवादी घटनाओं के अंदर शामिल हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रवादी घटनाओं में सीधे शामिल नहीं होकर अपने लेखन के माध्यम से, अपने जो है विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। और उन सभी में सबसे प्रमुख नाम आता है वो है अरविंद घोष। तो आज इनकी बात करते हैं अपन अरविंद घोष के बारे में। तो इनका जो जीवन परिचय है, इनका जन्म 1872 ईस्वी और कलकत्ता के अंदर इनका जन्म होता है। उस समय जो बंगाल राज्य था उसका, तो उसका एक स्थान है कलकत्ता, वहां इनका जन्म होता है। और जन्म भी इनका एक जो है संपन्न परिवार में होता है। किसमें होता है? संपन्न परिवार में। यानी इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो एक संपन्न परिवार के अंदर गुजरता है। और जो है इसी संपन्नता के कारण इनको जो है विदेश के अंदर रहकर जो है अध्ययन करने का मौका मिलता है। उसमें इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो भी ब्रिटेन में ही होती है, और इनकी जो उच्च शिक्षा है वो भी ब्रिटेन के अंदर भी होती है, और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने आईसीएस यानी जो सर्विस सेवा की सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वो भी इन्होंने उत्तीर्ण की थी। और 1892 ईस्वी के अंदर ये लंदन के अंदर एक जो है संस्था चलती थी, लॉर्ड्स एंड डेगर यानी कमल और कटार के ये सदस्य बनते हैं। और ये जो संगठन है ये भारत में जो है राष्ट्रवादी घटनाओं को संचालित करने के लिए जो है चल रहा था। यानी ये राष्ट्रवादी जो है विचारों को लेकर, राष्ट्रवादी सोच को लेकर और उनको विकसित करने के लिए जो है ये लॉर्ड्स एंड डेगर नाम से एक संस्था चल रही थी, जिसको हिंदी में कमल और कटार कहा जाता है। इनका सदस्य ये 1892 ईस्वी में बनते हैं। और इस संस्था का सदस्य बनने के लिए जो है उस व्यक्ति को शपथ लेनी पड़ती थी कि वो भारतीय जो है स्वतंत्रता और राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है या राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें वो सक्रिय भागीदारी निभाएगा। बात करें 1893 ईस्वी में ये भारत लौटते हैं और इन्होंने बड़ौदा महाविद्यालय और नेशनल कॉलेज कलकत्ता के अंदर जो है अध्यापन का कार्य किया। यानी इनके जो प्रारंभिक जीवन है वो एक अध्यापक के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में शुरू होता है। और वो बड़ौदा महाविद्यालय और नेशनल कॉलेज कलकत्ता में ये अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं। और लंबे समय तक यहाँ सेवाएं नहीं दे पाते। कारण यह है कि इनका जो विचार थे, जो क्योंकि वो जो लॉर्ड्स एंड डेगर की जो संस्था थी उसमें जो उनके विचार थे वो विचार इस प्रकार से बदल गए कि जो है राष्ट्रवादी विचारों को कैसे जो है प्रसार करें और भारतीय आजादी के लिए कैसे हम काम करें। तो उसके लिए 1905 के अंदर जो बंग होता है, बंगाल का जो विभाजन होता है, उस समय ये लाल बाल पाल यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उग्र विचारधारा के, कौन सी विचारधारा? उग्र विचारधारा के तीन व्यक्ति, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों के संपर्क में आते हैं। यानी इन तीनों जो है उग्र विचारधारा वाले विचारकों के संपर्क में कौन आते हैं? जो है अरविंदो घोष, और इनके साथ भी ये कार्य करते हैं। और 1908 के अंदर 1908 से 10 तक यानी 2 साल के बीच में ये मुजफ्फरपुर बम कांड, अलीपुर बम कांड और मानिकटोला बम कांड में इनको आरोपी बनाया जाता है। ये घटनाएं होती है। मुजफ्फरपुर में अंदर एक बम कांड होता है, अलीपुर यानी ये भी एक कलकत्ता का शहर था उस समय,
तो वहां पर भी एक बम कांड होता है और मानिकटोला में भी एक बम कांड होता है। इसके अंदर इनको जो है आरोपी बनाया जाता है और कहा जाता है कि इनके बारे में ऐसा अंग्रेज सरकार ने सोचा कि भाई इन्होंने जो है सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई है इन बम कांडों में, तो अलीपुर बम कांड के लिए इनको जेल भी भेजा जाता है। फिर 1910 के अंदर ये जेल से रिहा होते हैं और जेल से रिहा होकर ये फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी के अंदर कहां चले जाते हैं, पांडिचेरी के अंदर चले जाते हैं और इन्होंने यहाँ ओरोविले आश्रम, यानी अरविंद घोष ने जो आश्रम की स्थापना की थी वो आश्रम था ओरोविले आश्रम की स्थापना करते हैं और तथा सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। सक्रिय राजनीति में इसके पहले का जो इनका कालक्रम है वो सक्रिय राजनीति में गुजरता है, लेकिन इनका 1910 के बाद ये सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं और फ्रांसीसी बस्ती है पांडिचेरी के अंदर, वहां जाके एक ओरोविले करके एक आश्रम की स्थापना करते हैं और वहां से जो इनका जो राष्ट्रवादी विचार है वो एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, किसमें, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में बदल जाता है। अब ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की हम बात करें तो इनका मानना यह था कि केवल उग्र प्रदर्शन करके या जो उग्रवादी घटनाएं करके या याचना प्रार्थना करके जो उदारवादी लोग करते थे, इन दोनों से ही इतर इन्होंने बात की थी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की, कि जब तक तो व्यक्ति स्वयं अपने आप को आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं मानेगा तब तक है वो स्वतंत्रता का कोई जो है महत्व नहीं। तो इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रूप से कम व्यक्ति को अपनी आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो और वो आत्मा और परमात्मा है किसी और अन्य प्रकार के जो है तो अन्य प्रकार के जो है अन्य प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो तब तक नहीं मिलती जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जो है स्वतंत्र नहीं होता, आध्यात्मिक रूप से जो है पूरे एक जागरूकता है वो देश में नहीं फैल जाती, तब तक जो है स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। जैसे विचारों का इन्होंने प्रसार किया। इनके जीवन के 3 चरण होते हैं, यानी इनके डिवाइडेशन होते हैं 3 प्रकार के। वो होता है पहला क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में, यानी शुरुआती जो इनका जीवन क्रम होता है, जीवन का जो कालक्रम होता है वो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में होता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में इसलिए इन्होंने लॉर्ड्स एंड डैगर की जो है सदस्यता ग्रहण की थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए ये चल पड़े थे। और उसके बाद उग्र राष्ट्रवादी, जब ये लाल बाल पाल के संपर्क में आए तो उग्र राष्ट्रवादी बन गए और इन्होंने अलीपुर, मुजफ्फरपुर और मानिकटोला ये जो बम कांड हुए थे उनके अंदर भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसी कारण इनका जो जीवन का दूसरा जो कालक्रम है वो उग्र राष्ट्रवादी के रूप में, यानी लाल बाल पाल के साथ ये उग्र राष्ट्रवादी के रूप में जो है कार्य करते हैं और अलग अलग जगहों पे जो बम विस्फोट होते हैं उसके अंदर इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। और इसी कारण इनको अलीपुर बम कांड केस के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। और तीसरा है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद 1910 से 1950, यानी जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक ये तीसरा जो इनका कालक्रम है जीवन का वो है आध्यात्मिक राष्ट्रवादी। आध्यात्मिक राष्ट्रवादी के रूप में इन्होंने जो है अपना अंतिम जीवन जिया था। अब बात करें तो इनके बारे में जो अलग अलग विचारक है या जो इनके बारे में जो अलग अलग विचारकों ने अपनी राय दी है वो क्या है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मसीहा कहा था। क्या कहा था? भारतीय संस्कृति व सभ्यता का मसीहा कहा था। ये बात कही थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर रोमा रोआ करके एक विचारक है, इन्होंने इनको अरविंद घोष को भारतीय दार्शनिकों के सम्राट, यानी भारतीय जितने भी दार्शनिक है उनमें सम्राट का दर्जा दिया। किनको? अरविंद घोष को। किसने? रोमा रोआ ने। फिर है लॉर्ड मिंटो, ये हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय, उन्होंने भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया। इन्होंने कहा कि इनकी जो वैचारिक शक्ति है, जो इनके विचारों के अंदर जो ओज है और जो तेज है उसके कारण, और इनकी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है और उसके इन राष्ट्रवादी विचार के कारण जो है इनको क्या बोला? भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति। क्योंकि इनको पता था कि अगर ऐसे विचार अगर देश के अंदर लोगों तक पहुंचे तो लोग अपने आप में जो एक राष्ट्रवाद की धारणा फैलेगी और स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर ये लोग भाग लेंगे। तो भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति, यह बात किसने कही थी? लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड फ्रेडरिक स्पल्बर्ग है, इन्होंने कहा कि हमारे युग का ये पैगंबर है। क्या है? हमारे युग का ये पैगंबर, हमारे युग का
पैगंबर। इन्होंने कहा कि इतने जो है बुद्धिमत्ता और एक अच्छे विचारक थे कि ये उस समय के जो विचारक थे उनमें पैगंबर का दर्जा इनको दिया गया। अब देखो घोष के जीवन पर जो अलग अलग लोगों का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि विशेष रूप से ये जर्मन विचारकों से ज्यादा प्रभावित थे, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है विवेकानंद का। विवेकानंद में नव वेदांत और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, ये दो जो विचार है इन्होंने अपने भारतीय जो है विचार परंपरा के समृद्ध जो है संत विवेकानंद से ग्रहण किए थे। राष्ट्रवाद और नव वेदांत, यानी वेदों की नई नवीन रूप में, जो वैदिक ज्ञान का नवीन रूप में प्रसार और उसको आधुनिक जीवन में लागू करना, और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद यानी जीवन में व्यक्ति को अपने स्वयं के आत्मिक रूप से जो है उन्नति करना और राष्ट्र के लिए कार्य करना। दोस्तों, एक जर्मन विचारक थे नित्शे, इन्होंने वहां से अति मानव की जो है धारणा ग्रहण की। अति मानव यानी सुपरमैन। सुपरमैन का मतलब है आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक महामानव, यानी व्यक्ति जब सारे कार्य या सारी घटनाओं से प्रेरित होके अंत में अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और आत्मा की आवाज उनको समृद्ध बनाती है, तो वो एक अति मानव का उसका जो है रूप धारण कर लेती है। हेगेल ने, ये भी एक जर्मन विचारक थे, राष्ट्र राज्य का सिद्धांत। राष्ट्र राज्य के सिद्धांत का मतलब है एक विश्व को संपूर्ण राज्य मानना और एक भाईचारा और जियो और जीने दो की जो धारणा है उसी के अनुसार एक राष्ट्र राज्य के निर्माण का जो है सपना भी इन्होंने हेगेल से ग्रहण किया। किससे? हेगेल से। एक विचारक है लाम्ब्रेक्ट, ये भी जर्मन विचारक है। इनसे इन्होंने संस्कृति चक्र सिद्धांत उसको इन्होंने मानव चक्र सिद्धांत, मानव जीवन चक्र सिद्धांत के रूप में इसको ग्रहण किया। 5 प्रकार की जो है ये अवधारणाएं, 5 प्रकार की जो अवधारणा है इनकी, वो 5 विभागों में बटी हुई है। यानी व्यक्ति का जो हमारा जो मानव का इतिहास रहा उसको 5 भागों में बांटकर इन्होंने अलग अलग भागों में जो है मानवीय इतिहास को दर्शाया है। यानी मनुष्य का जो विकास हुआ उस विकास कालक्रम को दर्शाया है। तो उन्होंने इसी संस्कृति चक्र सिद्धांत जो लाम्ब्रेक्ट का था उसको मानव जीवन चक्र सिद्धांत के रूप में ग्रहण किया। अब इनकी बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो सबसे पहली जो रचना है वो सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, यानी ये एक कथा के रूप में है, कहानी के रूप में, जिसमें सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, यानी इसके अंदर सावित्री और सत्यवान की जो कथा है उसको दर्शाया गया है। दूसरी इसकी इनकी जो रचना है वो लाइफ डिवाइन, यानी दर्शन शास्त्र पर, इस पर दर्शन शास्त्र पर एक जो रचना लिखी गई थी इनकी लाइफ डिवाइन, वो इनको एक अच्छा दार्शनिक जो है बनाती है। तीसरा है द आइडियल ऑफ कर्म योगिन, ये 1913 के अंदर इन्होंने लिखी थी, और व्यक्ति का जो कर्म होता है, कर्म सिद्धांत के रूप में जो व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार उसको सफलताएं मिलती है। ये जो चीज लिखी थी इन्होंने आइडियल ऑफ कर्म योगिन, यानी कर्म का आदर्श रूप के रूप में इन्होंने ये किताब लिखी थी। फिर इन्होंने ऐसे ऑन गीता, गीता के ऊपर ऐसे लिखा था, और इन्होंने कहा था कि ईश्वर मेरे पास आए और मेरे हाथ में जो है भगवत गीता दी और कहा कि इसका प्रसार करो, यानी इन्होंने ये बात इस ऐसे ऑन गीता के अंदर बताई है। फिर द ह्यूमन साइकिल, यानी जो मानव चक्र यानी जो लाम्ब्रेक्ट से जो संस्कृति सिद्धांत था उसी को मानव चक्र के रूप में इसी किताब के अंदर इन्होंने लिखा है, ह्यूमन साइकिल। और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1919, ये जो दोनों किताबें हैं वो राजनीति पर है। किस पर है? इनका जो मूल विषय कौन सा है? राजनीति विज्ञान है। कौन सा है? राजनीति विज्ञान है दोनों, द ह्यूमन साइकिल एंड द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वो है 1919 के अंदर। फिर अगली जो इनकी पुस्तक आती है द सिंथेसिस ऑफ योगा, 1921 के अंदर एक किताब लिखी थी, और ये थी योग पर। किस पर थी? योग क्रिया पर। और योग क्रिया में भी इन्होंने आंतरिक योग को महत्व दिया है। आंतरिक योग यानी इंटरनल योगा। आंतरिक योग का मतलब है मनुष्य आत्मिक रूप से जब वो बलवान बनता है तो फिर वो उसका जो जीवन है वो जो है व्यवहारिक जीवन की उनका एक अलग तरीके से प्रदर्शित होता है, और फिर वो अपने आप को एक स्वस्थ और जो है सकारात्मक दिशा के अंदर ले जाने वाला होता है। फिर अगली जो इनकी रचना है वो है द रेनेसां ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के अंदर जो पुनर्जागरण है
उसके बारे में भी एक पुस्तक लिखी थी, द रेनेसांस ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्होंने जो है पत्र भी लिखे थे। तो ये जो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये लेख है, ये महादेव गोविंद राणा ने का एक पत्र प्रकाशित होता था, हिंदू प्रकाश। उसके अंदर ये लेख लिखे गए थे। हिंदू प्रकाश जो पुणे से निकलता था, और इस हिंदू पत्रिका के अंदर न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख ये इन्होंने लिखे थे। और ये क्यों लिखे थे? ये उस समय की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी जो कार्यविधि थी उसकी आलोचना करने के लिए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को अराष्ट्रीय कांग्रेस भी कहा है। अरविंद घोष ने कांग्रेस को अराष्ट्रीय कांग्रेस कहा है, वो है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यानी एक नई रोशनी पुरानों के लिए, नई रोशनी पुराने लोगों के लिए। यानी ये कांग्रेसी जो नरम दल के जो नेता थे उनकी जो गतिविधियां थी, उनकी जो कार्य प्रणाली थी, उनको जो है उनकी आलोचना स्वरूप उन्होंने ये लेख लिखे थे। वो महादेव गोविंद रानाडे के जो हिंदू प्रकाश नामक से एक पत्र निकलता था, उसके अंदर ये लेख छपे थे। फिर बाद में ये जो वंदे मातरम लेख का इन्होंने संपादन किया, क्योंकि वंदे मातरम में ये लेख पहले बाल जो आपके विपिन चंद्रपाल इसका संपादन करते थे, लेकिन बाद में जब विपिन चंद्रपाल ने जो है इस पत्र का प्रकाशन बंद किया, तो फिर बाद में वंदे मातरम पत्र का जो प्रकाशन है और जो संपादन है वो कौन करते हैं? अरविंदो घोष करते हैं। फिर बाद में इन्होंने अगला जो पत्र है वो है कर्मयोगी, वो इंग्लिश के अंदर प्रचारित जो है इनका संपादित होता था। फिर है धर्म, जो बांग्ला भाषा के अंदर, और ये दोनों ही जो पत्र है कर्मयोगी और धर्म, ये दोनों ही पत्र है वो साप्ताहिक थे। क्या थे? साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार इनका प्रकाशन होता था, और इसके संपादक कौन थे? अरविंद घोष। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड और वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म, इतने प्रकार के लेखों के अंदर इन्होंने काम किया। अब बात करते हैं इनके पहले सिद्धांत का, वो है मानव चक्र क्रम सिद्धांत। जो लैम्प्रेक्ट है इनका संस्कृति का चक्र सिद्धांत है, इन्हीं को इन्होंने मानव चक्र क्रम सिद्धांत के रूप में ग्रहण किया। यानी मानव चक्र क्रम, ये इन्होंने इसका जो नाम है, ये जो चक्र सिद्धांत है संस्कृतियों का, इसको इन्होंने मानव चक्र के रूप में, तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए दोनों को सामने, दोनों की जो अवस्था है वो एक साथ रखी है। और ये जो सिद्धांत है मानव चक्र क्रम सिद्धांत, ये मानव संस्कृति और सभ्यताओं का विकास को दर्शाता है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास को दर्शाने वाले 5 अवस्थाएं हैं। उनका लैम्प्रेक्ट ने क्या कहा और उसको अपने भारतीय राजनीतिक विचार अरविंदो ने उनके बारे में उन अवस्थाओं को क्या नाम दिया है, ये एक तुलनात्मक रूप से मैंने जो है आपके सामने ये चीज को रखने का प्रयास किया है। तो मानव संस्कृतियों व सभ्यताओं का विकास चक्र क्रम के रूप में, एक साइकिल के रूप में, कि पहले ये हुआ, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये, ऐसे करके आधुनिक मानव तक ये बात आई है। फिर मानव इतिहास का क्रमिक विकास भी इन्होंने बताने की कोशिश की है इसी चक्र क्रम सिद्धांत के माध्यम से। तो जो लैम्प्रेक्ट है, इन्होंने 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई है, 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई है मानवीय इतिहास की। उसमें पहला है प्रतीकात्मक युग, यानी आदिम जर्मनी, यानी आदि काल के अंदर जो जर्मनी थी वो जर्मन युग था, वो प्रतीकात्मक युग था, क्योंकि ये लैम्प्रेक्ट है वो जर्मनी के दार्शनिक थे। कहां के थे? जर्मनी के। तो पहला प्रतीकात्मक युग आदिम जर्मनी, और इसी प्रतीकात्मक युग आदिम जर्मनी को इन्होंने जो प्रतीकात्मक युग है उसको अरविंदो ने अपनी भाषा में वैदिक युग कहा। क्या कहा है? वैदिक युग। यानी ये जो आदिम जर्मनी का युग है वो इनकी जो मानव चक्र क्रम सिद्धांत है उसमें उन्होंने पहली जो अवस्था उसको बताया है वैदिक युग। दूसरी जो इन्होंने बात की थी प्रकारात्मक युग, यानी प्रारंभिक मध्य युग, प्रकारात्मक युग, प्रारंभिक मध्य युग, और उसी प्रकारात्मक युग को इन्होंने वर्ण व्यवस्था वाला उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। ये वैदिक काल पहले, उसके बाद दूसरी अवस्था है वो उत्तर वैदिक काल। कौन सी है? उत्तर वैदिक काल। तीसरा है परंपराबद्ध युग, जिसको मिडिल एज यानी मध्य युग कहा जाता है। मध्य युगीन जो समाज, उसको क्या कहा जाता है? परंपराबद्ध युग। और इन्होंने कहा है जाति व्यवस्था वाला मध्य युग। अरविंदो घोष ने क्या कहा है? जाति व्यवस्था वाला मध्य युग। और फिर जो चौथी अवस्था है वो व्यक्तिवादी युग है, जिसको पुनर्जागरण से प्रबुद्धीकरण तक, यानी जब से व्यक्ति ने
विवेक काम ने लेना शुरू किया और एक जो है पुनर्जागरण की जो लहर चली थी, उसके बाद जो मानवीय विवेक का विकास हुआ था, वहां तक का जो काल है वो व्यक्तिवादी युग कहा जाता है। और इन्होंने इसको आधुनिक युग कहा। क्या कहा है? आधुनिक युग, जिसमें विवेक, स्वतंत्रता आदि के बारे में बात होती है। फिर बात आती है पांचवें इनके जो कालक्रम की, वो है आत्मनिष्ठवादी युग। और इनको जो है लाम्प्रेक्ट ने आधुनिक युग का है, जो रोमांसवाद से आरंभ होता है, रोमांसवाद से आरंभ होता है, इसको इन्होंने आधुनिक युग का है आत्मनिष्ठवादी युग। और इसी आत्मनिष्ठवादी युग को जो है अरविंदो ने आध्यात्मिक युग क्या कहा है? आध्यात्मिक युग। यहां आते आते ये जो है चौथा जो पांचवा जो क्रम है, इसके अंदर इन्होंने अलग प्रकार से आध्यात्मिक युग की संज्ञा दी, यानी अति मानव, यानी सुपरमैन की। कि इन अवस्थाओं से गुजरते गुजरते व्यक्ति है वो समझ लेगा कि भी आध्यात्मिक रूप से हम कितने सक्षम है, हमारी अंतरात्मा हमें क्या कहती है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। तो व्यक्ति कभी गलत कार्य नहीं करेगा और राष्ट्र हित के अंदर कार्य करेगा। और एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की जो धारणा है उसको वो जो है साकार रूप में सबके सामने प्रस्तुत करेगा। तो ये आध्यात्मिक युग यानी अति मानव या सुपरमैन की अवस्था पांचवी। तो ये 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। उन्हीं अवस्थाओं का अलग अलग नामकरण जो है अरविंद घोष ने किया। यानी इनका जो पहले संस्कृति का जो चक्रक्रम सिद्धांत है उसी को इन्होंने मानव चक्रक्रम सिद्धांत कहा है। और प्रतीकात्मक युग को इन्होंने वैदिक युग कहा है। प्रकारात्मक युग को इन्होंने वर्ण व्यवस्था वाला उत्तर वैदिक काल कहा है। फिर बाद में परंपरावाद का जो युग है परंपरावाद का युग, उसको इन्होंने जाति व्यवस्था वाला जो है मध्य युग कहा है। और व्यक्तिवादी युग को इन्होंने पुनर्जागरण से प्रबुद्धि तक माना है। तो इन्होंने आधुनिक युग का, जिसमें विवेक, स्वतंत्रता आदि विचारों का जन्म होता है, यानी व्यक्ति विवेकशील बन जाता है, स्वतंत्रता समानता की बात करता है। उससे पहले वो बात नहीं थी। फिर बाद में पांचवा है वो आत्मनिष्ठवादी युग है, जिनको रोमांसवाद से आरंभ करता है कौन? लाम्प्रेक्ट। लेकिन ये मानते हैं आध्यात्मिक युग, यानी यहां तक आते आते व्यक्ति अपनी चेतना से स्वयं जागृत हो जाएगा और अच्छे कार्य करेगा। तो उसमें अति मानव वाला जो है गुण आ जाएंगे। और इन्होंने जो अति मानव का गुण माने हैं वो जो है भौतिक विचारधारा के अंदर भोग विलास वाले व्यक्ति को माना है, जबकि इन्होंने आध्यात्मिक तरीके से इसका जो आध्यात्मिकरण करने का कार्य किया है। और ये काम 1910 से लेकर 1950 तक की इनकी जो विचारधारा होती है उसमें यही हमें देखने को मिलता है कि इनका जो मूल उद्देश्य है वो राष्ट्रवाद के रूप में, एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के रूप में हमारे सामने जो है प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।